नमस्कार, चर्चा में स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अगर अर्थ जगत की बात करें तो दुनिया में इस वक्त खासी हलचल मची हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से उसमें वो नीचे की तरफ जा रही है, उसके बाद कई देशों के सामने संकट भी खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत से भारत जैसे देश है जिनके लिए बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक अवसर भी हो सकता है। लेकिन इस बीच जो चालू वित्त वर्ष है, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो भारत के लिए थोड़े चिंताजनक जरूर हैं। करीब करीब 7% की विकास दर है, लेकिन ये अनुमान से कम है। और अनुमान से कम भी है, साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है, अनुमान से कम रहने पर कुछ लोग ये आशंका भी जता रहे हैं कि इस वित्त वर्ष के लिए जो लक्ष्य तय किया था, 8 से 8.5% विकास दर का जो लक्ष्य तय किया था, क्या भारत उस विकास दर को अचीव कर पाएगा, हासिल कर पाएगा? ये कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर अर्थव्यवस्था में कुछ हम और आंकड़े देखें तो वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कई तरह की जो आंकड़े हमारे सामने इस वक्त आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में देखें तो बहुत अच्छे संकेत भी हैं और वो उम्मीदें भी जगाते हैं। तो उम्मीदों और आशंकाओं पर आज हम बात करेंगे। क्या उम्मीदें हैं, क्या आशंकाएं हैं और कैसे भारत की अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ेगी इस साल, क्योंकि दुनिया की निगाहें भारत की अर्थव्यवस्था पर, जिस तरह से चीन में जो हम देख रहे हैं स्लो डाउन आया, उसके बाद दुनिया की निगाहें भारत की तरफ से खास तौर पे लगी हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद वर्मानी साहब हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं और भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं दोनों मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, कुल मिलाकर जो अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के जो इंडिकेटर्स दे रहे हैं उससे जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देख लेते हैं। सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है, जो सिर्फ एक ही सिद्धांत को बल देता है: देश के आर्थिक माहौल को निवेश के लिए बेहतर बनाना और अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल जमीन तैयार करना। चाहे वो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में नीलामी हो, मैट के माध्यम से विदेशी निवेशकों पर दबाव कम करने की कोशिश, या फिर कर विभाग में गड़बड़ तत्वों की पहचान कर निवेश के माहौल को बेहतर बनाने की बात, सरकार आर्थिक विकास को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की दिशा में एक और बड़े कदम की फेहरिस्त में हाल ही में सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को फिर से जीवंत करने के लिए कुछ पहल की है। सरकार ने भारतीय तेल व गैस फील्डों से निकलने वाले कच्चे तेल व गैस की कीमत तय करने के फॉर्मूले को पूरी तरह से बदल दिया है। पहली बार तेल क्षेत्र में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की छोटी और मझोली 69 तेल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी कंपनियों को देने का प्रस्ताव बुधवार को मंजूर कर लिया है। सरकार को इस नीलामी से करीब 70,000 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद है। हम सिंगल लाइसेंस या यूनिफाइड लाइसेंस पॉलिसी लाया है, जिसमें कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, ऑयल, गैस, शेल ऑयल, सीबीएम, कोई एक फील्ड में सारा चीज या 2, 3, 4 चीज उसमें मिलती है। सारा उत्पादक प्रोड्यूस को वो उत्पादन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के दूसरे अहम कदमों की बात करें तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ पर पिछली तिथि से मैट नहीं लगाने का फैसला किया है। ये निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। Broadly, the report says that from the time of its statutory incorporation, the intention appeared to be, from the structure of the law, that the minimum alternative tax was not leviable on FIIs. सरकार द्वारा एक और अहम कदम पर नजर डालें तो कर संबंधी सभी मामलों में निष्पक्ष एवं न्यायोचित निर्णय किए जाने का वायदा करते हुए नए केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है कि कर विभाग में गड़बड़ तत्वों की पहचान की जाएगी और उनसे निपटा जाएगा ताकि वे निवेश का माहौल न बिगाड़ें। केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि कर प्रशासन में सुधार करना और भ्रष्टाचार समाप्त करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। I would like people to give me suggestions about the taxation reforms required in the procedures
reforms required in our approach to the taxpayers through an email address which is my personal email address. वित्तीय वर्ष 15-16 में देश की पहली तिमाही में 7% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे समय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम देश की विकास दर पर भरोसा जताते हुए कहते हैं कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। Overall economic growth is moving in the right direction, and all indicators, even from the national income accounts, would tend to point in that direction. Of course, the pace of growth is perhaps still below what the economy needs and what the government has targeted, and that pace we expect to pick up with all the reforms that are ongoing. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा एक हकीकत लगता है, जबकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं काफी नाजुक दौर से गुजर रही हैं। जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरे मंदी के बादल छा रहे हों, तो दुनिया भर के निवेशक चीन की मंदी से सहमे हुए हों, ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक सुनहरे अवसर से कम नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है देश की मुद्रास्फीति की दर कम है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 3.78% थी। कच्चे तेल की कीमतें पिछले कई सालों के निचले स्तर पर हैं। कच्चे तेल की कीमतों ने हाल ही में 6.5 साल के निचले स्तर को छुआ है। वित्तीय वर्ष 15-16 की पहली तिमाही के जीडीपी के विकास दर के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। देश के उपभोक्ताओं ने खर्च करना शुरू कर दिया है और भारत का विनिर्माण सेक्टर तेजी की रफ्तार से बढ़ रहा है। जून में औद्योगिक उत्पादन में 3.8% की वृद्धि हुई। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत पकड़ को देखते हुए अब सरकार इसके और तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद कर रही है। सृजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। डॉक्टर विरमानी, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही जो है उसके आंकड़े तो जो है वो तो कुछ और कहानी कहते हैं, लेकिन कुछ और आंकड़े हैं जिसका हम रिपोर्ट में भी हमने देखा, हम उस पर जिक्र भी करेंगे। लेकिन साथ साथ पहले मैं इस पर आऊं कि इस कुल मिलाकर जो स्थिति है उसमें आप कैसे देखते हैं, उम्मीदें या आशंकाएं? तो इसको मैं पर्सपेक्टिव में डाल देता हूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं एक इंडिविजुअल डेटा को, मैं कहता हूं कि भाई इसका ट्रेंड पे क्या असर होता है। ये जो नया डेटा आया है इससे जो मेरा ख्याल था कि ये ग्रोथ ट्रेंड है वो बदला है कि नहीं। तो संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि जहाँ तक जीडीपी का सवाल है, जो जीडीपी फॉर्मली कहलाई जाती है, उसमें बड़ा ग्रेजुअली राइजिंग ट्रेंड था, तकरीबन रफली 6.9% से 7.3। तो उस हिसाब से ये थोड़ा डेटा कम आया है, पर हमने देखा है पिछले 9 क्वार्टर्स में ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो उससे मुझे इतनी आशंका नहीं है। मेरे ख्याल से वही ट्रेंड चलता रहेगा। और उसके जो कंपोनेंट्स हम देखें, दोनों कंपोनेंट्स जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये दोनों जो ट्रेंड्स चल रहे थे उससे ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो इसका तथ्य ये निकला कि बेसिकली जो ट्रेंड मैं देख रहा था वो गवर्नमेंट का ट्रेंड ना हो, वो ट्रेंड अभी मेंटेन्ड है। और मेरा फोकस जो काफ़ी देर से था वो था कि जो पिछले साल की टोटल थी 7.3% थी, उससे तकरीबन 0.5% बढ़ जाएगा इसमें। तो आई स्टिल मतलब उसी पे मैं अभी भी आई एम स्टिल होल्डिंग दैट। होपफुल है कुल मिलाकर आपकी। हम आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अनिल जी, आज जो मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने भी एक बात की, उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। वो कह रहे हैं जीडीपी की जो दर है अनुमान से ज़्यादा रहेगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े 2 साल में 2% का इजाफा होगा। कितना रियलिस्टिक आप देखते हैं इन उम्मीदों को? पहली बात तो यह है कि जो आंकड़े अभी आए हैं, CSO ने जो जारी किए हैं, 7% हमारी अर्थव्यवस्था पहले क्वार्टर में बढ़ी है। अगर आप एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन देखें लार्ज इकॉनमीज़ की, तो इंडिया सबसे बेहतरी पे है। अगर आप देखें चाइना का पिछले क्वार्टर का भी अगर देखें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2015, तो भारत की अर्थव्यवस्था ने चाइना से बेहतर किया था। और अभी अगर आप IMF के डाटा देखें तो IMF भी ये कह रहा है कि चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो शायद 6.8% रहेगी और इंडिया शायद 7.5% पे रहेगा। तो हम लोग बहुत एसोचैम से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कंट्री सही दिशा में जा रही है। सिर्फ कुछ आशंकाएं हैं
कुछ उम्मीदें हैं। किस तरह की आशंकाएं, जब आप कहते हैं आशंकाएं? आशंकाएं हैं कि जो अभी इंडस्ट्री को क्या चाहिए, एक पुश चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा एक मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है, मगर उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको लैंड चाहिए, पहले लैंड बिल पास नहीं हो रहा। आपको जो कानूनी अड़चने हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की हैं वो अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। जीएसटी बिल अभी भी अटका हुआ है। अगर आप देखें कि कमोडिटी प्राइसेस वर्ल्ड ओवर कम हो गए हैं हर चीज़ के। जो क्रूड ऑयल $100 में था पिछले साल, अब वो अभी $40-45 में आ गया है। तो उसके हिसाब से भारत की जो इन्फ्लेशन की गति तेजी से बढ़ रही थी वो रुक गई है और वो घटनी शुरू हो गई है। मगर उसके लिए आपको एक तीसरा कंपोनेंट जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए चाहिए वो है फाइनेंस का। तो इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ज़्यादा हैं। इंटरेस्ट रेट्स में जल्दी ही कटौती होनी ज़रूरी है। तो ये कुछ आशंकाएं और कुछ उम्मीदें हैं जिनके चलते अगर हम जल्दी से सही कदम उठाएं तो जो चाइना में अभी गतिरोध पैदा हो गया है उसका पूर्णतः हम लाभ हिंदुस्तान की इकॉनमी के लिए ले सकते हैं। यानी अभी जो कुछ आंकड़े जो आया उसमें इंडस्ट्रियल अगर औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो वो भी बढ़ा है, करीब करीब 6.5% है। लेकिन पिछले साल की अगर इसी अवधि में देखें तो वो 7.7% था। यानी आप कह रहे हैं कि अगर इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ और प्रोत्साहन, मतलब इस तरह के रेट कट जैसे कुछ बड़े कदम लेने पड़ेंगे। और जो लैंड बिल की आपने बात की, इस तरह के आर्थिक सुधारों का जो एजेंडा आप चाहते हैं कि वो और तेज़ी से बढ़े। देखिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हाउसिंग फॉर ऑल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, ये सब बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। मगर इन सब कार्यक्रमों के लिए कुछ को बीच में जो रुकावटें हैं उनको दूर करना ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं हाउसिंग फॉर ऑल तो आप रियल एस्टेट को बढ़ावा देना चाहते हैं, मगर रियल एस्टेट को आज इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया हुआ है, उनको फाइनेंस नहीं मिलता है, उनको बाजार से पैसे लेने पड़ते हैं 20% से लेके 30% तक। वो कहाँ से, वो फाइनली जो उपभोक्ता है उसी के ऊपर आएगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसी के ऊपर आएगी। बिल्कुल। तो अगर आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, तो जो हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनकी हालत बहुत चरमरा गई है। उनको सुधार के लिए हम क्या नीतियां बना रहे हैं अभी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। आई एम श्योर कि भारत सरकार में कुछ ना कुछ उसके लिए बातचीत हो रही है, कुछ डिस्कशन हो रहा है और उसके लिए कोई रास्ते निकालेंगे वो। तो कुछ ये ऐसी उम्मीदें हैं, कुछ ये ऐसी आकांक्षाएं हैं जिनको कि पूर्ण अगर हम करें और सही दिशा में जल्दी कदम उठा के करें तो ये भारत की अर्थव्यवस्था हमारे जो उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा जा सकती है। डॉक्टर बिरमानी, जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था को पूंजी की ज़रूरत है और एक पंप उनको चाहिए कि और बढ़े। जो सुधारों की बात कही वो भी एक बहुत रियलिस्टिक चीज़ है और बहुत तेज़ी से सुधार होने चाहिए। लेकिन जो आंकड़े कुछ सामने आए हैं इस बीच वो थोड़ी सी उम्मीद आपको लगता है जगाते हैं, क्योंकि जैसे एक आंकड़ा ये है कि भारतीय उपभोक्ताओं ने एक बार फिर से थोड़ा खर्च करना, उसके खर्च करने की जो है वो आंकड़ा जो सामने आया वो ये है कि अगर इस पहली तिमाही में देखें तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है। 7.4 का वो आंकड़ा आया है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष के देखें तो ये थोड़ा सा कम ही है कुल मिलाकर। तो देखिए जो इसका क्या, एक तो मैक्रो बैलेंस जिसको कहते हैं, हमने पहले भी शायद डिस्कस किया होगा, तो फिस्कल और मॉनेटरी। तो मॉनेटरी जो चीज़ है वो तो मैं तकरीबन 1 साल से कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन इतनी गिरी है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को लूसन कर सकते हैं। 2% मैंने कहा था, उसमें से 0.75 हुआ है, अभी 1.25 की और गुंजाइश है। हाँ। तो एक तो वो है। दूसरा फिस्कल आपने अभी मेंशन किया। फिस्कल में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बैलेंस है बिटवीन कंजम्पशन एंड ट्रांसफर्स जिसको कहते हैं हम, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, वो शिफ्ट करना पड़ेगा। कंजम्पशन को घटा के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। उसका थोड़ा सा इंडिकेशन इस डेटा में आया है कि पहले क्वार्टर में जो ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो कॉर्पोरेट करके नहीं बढ़ी है, पर हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है उसका थोड़ा थोड़ा असर होना शुरू हो गया है, मेरा ख्याल है। तो होपफुली अगर वो जैसे ज़्यादा बढ़ेगा उसका और इफेक्ट हम देखेंगे और फिर जीडीपी पे देखेंगे। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है जो बोला अभी अग्रवाल साहब ने कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा हो रहा है बट नॉट इनफ। मैंने अब इनको ज़्यादा पता होगा, पर जो मैंने भी लोगों से बात की है अभी वो ग्राउंड पे ना उसका असर
नहीं दिख रहा है, हाँ, हाँ। पहुंचा नहीं है। अब ये क्या है कि वो इफेक्टिवली ट्रांसमिट नहीं हो रहा ब्यूरोक्रेसी के थ्रू या और चीज़ें हैं, वो सोचना पड़ेगा सबको मिलके, गवर्नमेंट को और जो अफेक्टेड हैं। लेकिन इस बीच जो अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने एक जो चुनौती जिसकी तरफ उन्होंने कहा कि डिफ्लेशन जो है एक चुनौती, एक आज उन्होंने कहा कि भाई उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में जो गिरावट है तो मुद्रास्फीति की बजाय हमें डिफ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, वो स्थिति ना आए। वो आपको लगता है वो दैट इज द काउंटर पार्ट जिसको मैं मॉनेटरी कह रहा हूँ। उन्होंने उसका अदर साइड ऑफ कॉइन जिसको हम कहते हैं को वो एम्फोसाइज किया है, क्योंकि कई कितने अब शायद 6 या 9 महीने हो गए हैं कि WPI में नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। ऑब्वियसली वो GDP में भी दिखाई देगी। तो वो वही चीज़ एम्फोसाइज कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, मैंने रिकॉर्ड पे 6 महीने से कह रहा हूँ कि आई एक्सपेक्ट बिलो 5.5% CPI ऑल्सो। तो उसी चीज़ को वो दूसरी तरह से कह रहे हैं कि हम खाली GDP ग्रोथ का ना देखें, पर जो डिफ्लेशन या लोअर प्राइसेस हो रही हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि RBI और बाकी के जो हम लोग हैं जैसे CA हैं, हम हैं, उसको अलग दृष्टि से क्यों देख रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये जो कॉरपोरेट ग्रोथ और ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ थोड़ा सा सेपरेट हो गया है जी। हम अगर 2000 से लेके 2008 तक देखें, बिफोर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये बिल्कुल इकट्ठा चल रहा था। तो अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये थोड़ा भिन्न हो गया है। तो ये फोकस खाली अब GDP पे नहीं हो सकता, ये थोड़ा कॉरपोरेट पे सेपरेटली देखना पड़ेगा कि कॉरपोरेट ग्रोथ नहीं हो रहा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्चुअली थ्रू द कॉरपोरेट्स इफेक्ट करती है ज़्यादा, ट्रेडिशनली डुअल इकोनॉमी जिसको कहते हैं जी। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी सबको मिलके, एंड नॉट गो ऑन दी ओल्ड पैराडाइम के अच्छा 7% भी हो रहा है तो बहुत काफ़ी है, मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। और पर इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो अनिल जी ने कहा कि भाई कच्चे तेल की बात करी, लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं, कुछ जो खबरें आ रही हैं वो ये कि कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं और कुछ लोगों को आशंका है कि जब तेल कंपनियां भारत में भी जब अगला अपना आकलन करेंगी तो तेल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं डिफ्लेशन का खतरा एक तरफ, और कच्चे तेल के दाम अगर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने या थोड़े से भी बढ़ते हैं तो उसका कुल मिला के इकोनॉमी पे क्या असर देखते हैं? देखिए, जब पहले इसकी डिस्कशन हुई थी लोग कह रहे थे $60 to $80 पहुँच जाएगा 1-2 साल में। अब उससे भी आके 50-55 से आके 40 आ गया है। इट इज़ वेरी अनसर्टन, कोई नहीं कह सकता। तो सेफ्टी मार्जिन आप बिल्ड कर सकते हैं। ये आशंका पे ही अगर पॉलिसीज चलती रहेंगी तो फिर कभी उसका सुधार नहीं होगा। थोड़ा सा मार्जिन, द वे टू डील विद इट, उसका सेफ्टी मार्जिन आप डेवलप कर ली, किसी को पता नहीं। मैं अब काफ़ी सुनता हूँ जो एक्सपर्ट्स ऑयल पे कह रहे हैं, वो एक की मुझे अभी ट्वीट आई है पर नोबडी इज श्योर। तो ठीक है, आप ये ना कहो कि आज 40 है तो मैक्सिमम आप उसमें गुंजाइश रख लीजिए, $10 या $15 बढ़ जाएगा। इवन वेदर इट हैपेंस और नॉट, आपको बढ़ भी गया तो क्या इफेक्ट होगा उसका। तो उस इफेक्ट के बेसिस पे फिर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी तो बनाइए ना। ये आप कहते रहे बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा? 1000 या 100-150 तो नहीं बढ़ेगा ना। तो उसके बेसिस उतनी गुंजाइश आप लेके चलें। सो यू हैव टू अकाउंट फॉर रिस्क बट नॉट बी पैरालाइज्ड बाय इट, जिसको कहते हैं। अनिल जी, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो औद्योगिक उत्पादन है वो बढ़ रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर में जो है वो हम थोड़ी सी कमी आई है, जो आंकड़े ये बताते हैं। एग्रीकल्चर में भी सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो कमी का ट्रेंड जो है उसमें बना ही हुआ है। कुल मिलाकर ये जो सारे ट्रेंड है, ये देखते हुए उद्योग जगत सरकार से ऐसे ट्रेंड में क्या और उम्मीदें कर रहा है कि सरकार उसको अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए क्या कदम उठाए? फिलहाल जो सर्विस सेक्टर के ट्रेंड आए हैं उसमें तो थोड़ा सा तो बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ, लेकिन 8.7 से वो 8.9 पे आ गया है, मगर एग्रीकल्चर थोड़ा कम हुआ है। एग्रीकल्चर तो आपका मानसून से डिपेंडेंट है, सो नथिंग मच कैन बी डन देयर। मगर जो सर्विस सेक्टर है उसको थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इकॉनमी का 57% तो सर्विस सेक्टर है। और अब अगर बात करेंगे कि आप इंडस्ट्री से आप कितना बढ़ाएंगे उसको, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगाने के लिए आपको कोई भी इंडस्ट्री आप बड़ी छोटी लगाएंगे, उसके जो रिजल्ट हैं वो 2 से 5 साल के अंदर आते हैं जी।
आप बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे तो 4-5 साल में आएंगे, छोटी लगाएंगे तो 2 साल में आ जाएंगे। तो उसको तो आने में टाइम लगेगा, मगर उसके लिए उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको कही पहले ही कि आपको लैंड का होना ज़रूरी है, फाइनेंस का प्रॉपर होना ज़रूरी है, आपके जो दूसरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन की प्रणाली है उसको सुविधाजनक बनाने की ज़रूरत है। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हो रही है वो है कि देश का जो एक्सपोर्ट्स है वो नीचे जा रहा है ना। उसके ग्लोबल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हमारे यूरोप जाते थे या अमेरिका जाते थे, वहाँ की क्योंकि अभी उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसलिए वो ठहर गया है, वो कम हो रहा है, वो माइनस में जा रहा है। उसके लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उस पर जोर पड़ेगा। हालांकि ये अच्छा है कि हमारा क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने ड्विंडल नहीं हो रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। मगर फिर भी दूसरी बात ये देखने की है कि हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे जा रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक आवर एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, ये कई लोग ये ओवर ऑप्टिमिज्म ओवर पेसिमिज्म दोनों चीजें जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके मैं कहूँगा 2/3 इफेक्ट्स ऑलरेडी हैं, क्योंकि 7 महीने से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज चाइनाज ग्रोथ स्लो डाउन वगैरह वो दुनिया की इकोनॉमी ऑलरेडी फेल्ट है, और जो अब टर्मोइल हो रहा है चाइना का उसका इफेक्ट होगा, पर इतना ज़्यादा नहीं जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि दे वर इग्नोरिंग द इफेक्ट्स विच आर ऑलरेडी टेकिंग प्लेस। अब वो सडनली अवेयर हो गए तो कहते हैं अब सारा आगे से होगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। 2/3 ऑफ इफेक्ट हैज़ ऑलरेडी हैपन, मे बी 1/3 और अगले 6 महीने में होगा। तो इस पीरियड में डेफिनेटली अनसर्टेनिटी हमारे लिए भी ठीक नहीं है, पर इन द मीडियम टर्म वी विल बेनिफिट। क्यों? क्योंकि जो चाइनीज़ ग्रोथ मॉडल था वो बहुत इन्वेस्टमेंट ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग में, तो एक्सेस कैपेसिटी बढ़ रही थी। तो जब उनका स्लो डाउन होगा फिर वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, तो ये गैप बिटवीन डिमांड एंड एक्सेस कैपेसिटी कम हो जाएगा, और ये बाकी लोग जो हम पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की जैसे बात हो रही है, वो तब हमें फ़ायदा होगा। पर वन कैन नॉट इग्नोर जो डेंजर्स भी हैं, इन्होंने पॉइंट आउट की हैं कई डेंजर्स, तो अपॉर्चुनिटी भी है, डेंजर भी है, उसके पाथ बीच में से ध्यान से लेकिन एक बात डॉक्टर विरमानी, ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है ग्लोबली या फिर हम अगर भारत के स्तर पे देखें, आंकड़े अलग अलग कहानी कहते हैं, बहुत छोटी छोटी तस्वीर दिखाते हैं। लार्जर तस्वीर अगर आम आदमी के हिसाब से, जैसे अनिल जी अभी कह रहे हैं भाई जाहिर तौर पर अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसके रिजल्ट आने में टाइम लगेंगे, लेकिन जैसे अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आज कहा कि भाई सरकार के पास राजस्व आ रहा है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और नई नौकरियां पैदा होंगी। अगर आम आदमी के हिसाब से बात करें तो उसको लगता है भाई महंगाई, नौकरियां, रोजगार जो है ये एक आम आदमी का बड़ा कंसर्न है। उस मोर्चे पर आपको लगता है जो कुछ अर्थव्यवस्था में हो रहा है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? देखिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पर जो पेस है वो फास्ट इनफ नहीं है, ये थोड़ा इम्पेशेंट मेरा ख्याल है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब पार्टली पॉलिटिशियंस की गलती है कि वो इतनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रेज़ की, उस पर शायद उनको पता नहीं था कि कितनी डिफ़िकल्टी होती हैं। हम लोग गवर्नमेंट में 20 साल से काम किया, हमें पता है कि इतना आसान नहीं है कि बस आए और सारा कुछ बदल जाएगा, पर कई लोगों को ये नहीं पता होता तो उनको समझाना पड़ता है। तो पार्टली इट इज़ यू गेट जैसे कहते हैं आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रेज करेंगे, बट अंडरलाइंग हो रहा है इम्प्रूवमेंट, और आई एम कॉन्फिडेंट कि 4-5 साल के बाद ग्रेटर जॉब्स, जैसे हमने वो बात नहीं की है स्किल इंडिया, कई बार हम भूल जाते हैं और थोड़ा उसको आस्ते से अभी शुरू हुआ है। इन माई व्यू दैट इज़ क्रिटिकल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तकरीबन 50 से 70% लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर उनके स्किल्स बढ़ेंगे तो उनका इनकम भी बढ़ेगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, पर थोड़ी स्लो पेस से हो रही हैं, ये शिकायत है। आप सहमत हैं अनिल जी किस जो बात डॉक्टर विरमानी ने कही, और ख़ास करके अगर आम आदमी के हिसाब से मैं देखूं तो क्या उम्मीदें उसके लिए जगती हैं? नहीं, डॉक्टर विरमानी ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए स्किल इंडिया एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और अगर हम जो एक हमारे जुगाड़ू किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे जुगाड़ू प्रोडक्ट्स निकलती हैं, चल जाती हैं, बट दे आर नॉट वर्ल्ड क्लास, दे आर नॉट इंटरनेशनल क्लास। नाउ इंडियन इकोनॉमी इज ओपन, आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं कहीं से भी और उसको बाजार में उतार सकते हैं। तो आपको अगर स्किल्ड लेबर काम करेगी, स्किल्ड लोग काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट बढ़िया होगी, और वो बढ़िया होगी तो वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे आप कम्पीट कर सकते हैं। आज अगर आप देखें स्मार्टफोन्स को ले लीजिए, सारे स्मार्टफोन्स चाइना से बनते हैं या यहाँ आकर एट बेस्ट असेंबल होते हैं जी, मगर वो
मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में आ जाए उसके लिए स्किल्ड लोग चाहिए आपको। तो ये जो भारत सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है स्किल इंडिया, इसको अगर हम बड़े प्रॉपर तरीके से मे बी फ्रॉम सेकेंडरी लेवल ऑनवर्ड्स इफ वी प्रोवाइड स्किल्स टू द यूथ, दिस विल टर्न अराउंड द कंट्री। और उसके अलावा ये जो भारत के लोग हैं, इतने सारे लोग हैं हम लोग, ये स्किल्स एक्सपोर्ट करेंगे। ये जाकर अगर हम मिडल ईस्ट में बैठें, यूरोप में बैठें, अफ्रीका में बैठें, ये बहुत अच्छी हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू इवन अर्न द सॉफ्ट। यानी जिस तरह से सर्विसेज सेक्टर में हम आगे, वैसे स्किल सेक्टर में भी दुनिया भर में हम जाकर अपना परचम जो है लहरा सकते हैं। लेकिन एक आंकड़ा की तरफ मैं आपको ध्यान दिलाकर, उसमें निवेश जो अर्थव्यवस्था को जाहिर तौर पर चाहिए, और निवेश में जो है जो आंकड़े सामने अभी तक आए हुए हैं, निजी निवेश तो बिल्कुल बड़ा नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो निवेश कर रही है जो इस वित्त वर्ष का, उसमें थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। तो क्या आपको लगता है ये जो निवेश सरकार अपना बिट कर रही है, लेकिन निजी सेक्टर से भी निवेश आए, उसके लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है? देखिए, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए थे, जो अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे, उसमें सरकार ने कुछ ध्यान दिया है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो प्रोजेक्ट्स अब थोड़े गतिशील हो गए हैं, मगर उनमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जो कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पड़ी हुई है, उनको सबको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि हम तेज़ी से उस गति में बढ़ सकें जो कि हम चाहते हैं, जिससे कि और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकेंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आ सकेगा। मगर जो कैपिटल की बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट अभी बहुत कम है, बहुत धीरे रफ्तार में है। भारत सरकार कुछ कैपिटल दे रही है, या कुछ कैपिटल प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्राएं हैं, जिनमें वो मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, FDI जो इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी आएगी यहाँ पर, मगर वो लगेगी। उसके बाद उनकी भी अपेक्षाएं हैं कि ये जो टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, जब तक आप उसको ठीक से इंटरनेशनल लेवल पे ना ले आएंगे, उनको मालूम है कि कहाँ भारत का इंडेक्स किस 100 से ऊपर है जी। तो वो कैसे उसको नीचे लाएंगे आप, ताकि आप किसी को बोलें आप आइए निवेश कीजिए और मेरी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अच्छी बात है, मगर मेरे को दूसरी तरफ एज ए इन्वेस्टर देखना है कि क्या मेरी कैपिटल सेफ है, क्या मेरे टैक्सेशन के लॉस ठीक हैं, क्या मेरे को एम्प्लॉयमेंट के लेबर लॉस मेरे लिए ठीक हैं। वो सब चीज़ों को बढ़ाने की और एक तरफ ले जाने की ज़रूरत है। यानी आप फिर वही उन सुधारों की बात कर रहे हैं जिस तरफ लग रहा है कि तेजी से काम होने की जरूरत है। जी अरविंद, ब्रीफली जो डेटा हमें अवेलेबल है, CMI वो कहता है कि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट थे, जिसको उनको स्टॉल्ड कहते हैं, वो उसकी गति डेफिनेटली विजिबली इम्प्रूव हो गई है। और प्रॉब्लम ये है कि जो नए प्रोजेक्ट हैं, जिसको हम नई इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो अभी इतनी तेज़ी से नहीं दिख रहे हैं। पर ये इंडिकेटर्स हैं, जैसे FDI बढ़ रहा है, और अब मैंने आपको बोला था कि ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसको GDP में कहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। पर जिस तरह एक तरफ सरकार को जो अन्य जो एरिया है जहाँ से राजस्व, जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी सरकार ऑक्शन कर रही है, चाहे हमने देखा कि 3G टेलीकॉम में कोल सेक्टर में जो सरकार ने जो रेडियो FM सेक्टर में जो सरकार ने, वो जो राजस्व आ रहा है, क्या ये कितना कुशन सरकार को देगा? एक्चुअली ये आपने सही बात कही है। मैं भी जो कोल का रिफॉर्म है ना, वो एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, कई लोग भूल जाते हैं। हमारी ये टेंडेंसी है कि जब हो जाता है पहले हम सब कहते हैं, और जब हो जाता है तो कोई कहता है ओह, बट देन हमारी गलती है ना कि हम अगर कह रहे थे कि उससे बड़ा इफेक्ट होगा अगर ना हो। एक्चुअली उसका भी रीज़न है कोल का, क्योंकि ग्लोबली कोल प्राइसेस वगैरह बहुत धीमी हो गई हैं, इसलिए हम इतना इफेक्ट ग्राउंड पे नहीं देख रहे, पर वो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। प्लस जो आपने बोला टेलीकॉम रिफॉर्म, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसने कहा, कई लोग कहते हैं ये बिकॉज सुप्रीम कोर्ट है इसलिए किया, उसकी बात छोड़िए पॉलिटिकली, बट डेफिनेटली कोल रिफॉर्म एंड टेलीकॉम ऑक्शंस आर अ गुड थिंग, और उसको आप मेटल्स पे एक्सटेंड करेंगे वो भी अच्छा होगा। पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेटल्स जैसे हैं वो ग्लोबली इस वक्त इतने डिप्रेस्ड हैं कि उसका इमीडिएट इफेक्ट इकोनॉमी हम नहीं देखेंगे अनफॉर्चुनेटली। अगर मेटल्स की प्राइसेस बहुत होती तो एकदम उसका इफेक्ट आप देखते कितना होता। यानी कुल मिलाकर आप मतलब उम्मीद से हैं कि भाई ये उम्मीद हमें रखनी चाहिए, जो जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं हाँ वो ठीक है, उसको थोड़ा सा शायद और रफ्तार देने की जरूरत है। हाँ, तो समराइज अगेन के मतलब थोड़ा रफ्तार, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है, इस करके इफेक्ट उसका कम हो रहा है और थोड़ा गति से करना पड़ेगा।
डेफिनेटली 4-5 साल के एंड पे इफेक्ट फील होगा, पर लोग इम्पेशेंट हैं। अब वो चाहते हैं 1 साल में 2 साल में कुछ दिखे। तो तुरंत अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना जादू की छड़ी चलाने जैसा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छे नतीजे जो है वो देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो बेहतर तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ही सही पर मजबूती की तरफ बढ़ रही है। पर साथ साथ दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, वो चुनौतियां, वो आशंकाएं भी हमारे सामने, उनको भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ साथ सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि तमाम राजनीतिक चुनौतियों के बीच सरकार को जो आर्थिक सुधार हैं उनको, उस प्रक्रिया को तेज बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए राजनीतिक जो सहमति है, आम कंसेंसस, जो पॉलिटिकल कंसेंसस बना के सरकार को आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार करना पड़ेगा। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो हाथ में है और इस दिशा में अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो कुछ सालों में, अगले आने वाले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था जाहिर तौर पर मजबूत स्थिति में दिखाई देगी और आम आदमी भी जो है उसको उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विरमानी और अनिल जी आपका आने के लिए, शुक्रिया चर्चा में शिरकत करने के लिए। आज चर्चा में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।